हेलो एवरीवन। आज हम पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर है हमारे पास फायर ऑपरेटर का पेपर, जो कि हमारे पास हुआ था 20/4/2021 को। और ये हमारा जो है थर्ड शिफ्ट का पेपर है। वीडियो में हम जर्नल हिंदी के सेक्शन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जात्याभिमानी का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जाति जमा अभिमानी। जाति अभिमानी जो है हमारा यण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि जो है हमारा वो स्वर संधि का भाग है। किसका भाग है? यण संधि जो है वो स्वर संधि का भाग है। यहाँ पर क्या हुआ है, ई और ए मिलकर के तय के अंदर ई और ए जो है वो य के अंदर आ गया है। ई और ए जो है य के अंदर आ गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाएगा। देखिए, जय का मतलब होता है किसी की विजय होना। ठीक है, तो अगर मैं इसके आगे अगर यहाँ पर विलोम बोला है ना इसने, तो विजय का पराजय होता है। तो अगर मैं वी लगाती हूँ तो ये विजय बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम परा लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पराजय। और हमें क्या बताना है यहाँ पर कि जय में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि वह विलोम हो जाए। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, सत्याग्रह शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो सत्याग्रह का जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। यहाँ पर अगर हम समास के अगर बात करें कि ये किसका भेद होगा, तो यहाँ पर सत्य के लिए आया है, के लिए। तो ये हमारे पास विभक्ति आई है, मतलब जिसके अंदर हमें समास मिल जाए तो वो हमारा किसका होता है? तत्पुरुष का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? तत्पुरुष का। और जो के लिए विभक्ति आती है वो हमारी संप्रदान कारक के अंदर होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये संप्रदान तत्पुरुष कारक का उदाहरण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तद्धित शब्द का चयन कीजिए। तो तद्धित शब्द हमारा हो जाएगा मकड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाच्य संज्ञा नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो पीतल, चांदी, सोना, लंबाई, ये तीनों के तीनों हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। किसके? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होती है समूहवाचक और दूसरी होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर हमसे पूछा द्रव्यवाचक का उदाहरण नहीं है, तो या द्रव्यवाचक का उदाहरण नहीं है, तो हमारे पास जो पीतल हो गया, चांदी होगी और सोना हो गया, ये हमारा द्रव्यवाचक के अंदर आता है। लेकिन लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है हमारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत दिनों तक रहने वाले को क्या कहते हैं? चिरस्थायी कहते हैं। बात करते हैं चिरंजीवी क्या होता है। चिरंजीवी का मतलब होता है जो बहुत दिनों तक जीवित रहने वाले को हम क्या कहते हैं? बहुत दिनों तक जीवित रहने वाले को
जीवित रहने वाले को हम क्या कहते हैं? उसको हम चिरंजीवी कहते हैं। बात करते हैं छिद्रानुवंशी क्या होता है। छिद्रानुवंशी का मतलब होता है जो कि बेकार के दोष निकालता रहता है, उसको हम बोलते हैं। निकालने वाले को, बेकार के दोष निकालने वाले को बोलते हैं। दोष निकालने वाले को कहते हैं, निकालने वाले को कहते हैं। बात करते हैं तदोविदित। तदोविदित का मतलब होता है जो निरीक्षण वगैरह करता है, निरीक्षण वगैरह करता है, यानी जो जांच पड़ताल करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समसामयिकी का पर्यायवाची है? तो यहाँ पे समसामयिकी का पर्यायवाची है समकालीन। समसामयिकी और समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में होने वाला। किसमें? एक ही समय में होने वाला। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें कोश दिया है और एक ये कोश दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास इस कोश का मतलब होता है शब्दकोश और इस कोश का मतलब होता है खजाना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कोलाहल का विलोम शब्द बताइए। देखिए, कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा, ठीक है, शोर वगैरह। तो यहाँ पर विपरीत बताना यानी विलोम बताना है, तो क्या हो जाएगा हमारा? शांति। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है? तो देखिए, अगर स्वर जो है, अगर हम स्वरों के भेद करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से होते हैं, मुंह के अनुसार, जीभ के अनुसार। तो जो अग्र अग्र वाला भाग है वो हमारा जो जीभ के प्रयोग के आधार पर जो है स्वरों का 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है, एक हमारा होता है अग्र, और दूसरा हमारा होता है मध्य, और तीसरा हमारे पास है पश्चिम। पश्चिम अग्र के अंदर हमारे कौन कौन से स्वर आते हैं? अग्र में हमारे पास आएगा ई, बड़ी ई, ए और आई। बात करते हैं मध्य। मध्य में हमारा आएगा ए, और पश्चिम में हमारा जितने बाकी के स्वर बच गए, जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, औ और अंग, ठीक है, ये हमारे इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा अलग क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ए हमारा मध्य का भाग है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध इसमें है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष हमारा गलत है, बाकी सब हमारे सही हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा पौर्षत्य। आगे चलते हैं हम। आगे हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, असुर का पर्यायवाची धनुष भी होता है, दानव भी होता है, दैत्य भी होता है, निशाचर भी होता है। ये सारे हमारे असुर, राक्षस भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पर्यायवाची होते हैं असुर के। लेकिन जो हमारा मयूख दिया है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं। अगले में हमें बताना है, निम्नलिखित में से यहाँ पर हमें असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है। तो मछली, मीन और झक, ये तीनों के तीनों पर्यायवाची यानी एक ही शब्द होता है। यहाँ पर गौण जो है, वो गौण का मतलब होता है उसके अंदर कमी है, तो यहाँ पर यही इसका उत्तर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर वर्तनी की बात करें तो यहाँ पर जो कृपया होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं। अति आवश्यक में आगे की मात्रा आएगी अति आवश्यक, और क्रियावन भी हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, गलत है। अंतररंजित जो है हमारा यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है हमारा वो पोशाक है, क्योंकि पोशाक अच्छी होती है, पोशाक को पहना जाता है। ठीक है, पोशाक अच्छी है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि पोशाक अच्छा है, यानी अच्छी है, विशेषण के आधार पर हमने इसको पहचाना कि पोशाक अच्छी है। तो स्त्रीलिंग में अगर अच्छा आ जाता तो वो हमारा पुल्लिंग के अंदर चला जाता। आगे चलते हैं। अगले में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से रीति का बहुवचन खालिस्तान है। तो रीति का बहुवचन है हमारा रीतियां। क्या है, रीतियां। अगले प्रश्न में चलते हैं। सोहन ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया। यहाँ के द्वारा किस कारक की विभक्ति है। तो जो के द्वारा है वो हमारा करण कारक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर जो संबोधन है, संबोधन में हे, अरे, ओ। ठीक है, ये विभक्ति हमारे पास आती है। संप्रदान के लिए। ठीक है, के लिए ये हमारी कुछ विभक्तियां होती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो ये क्या है, हेतु भविष्यत काल। मतलब यहाँ पर कंडीशन रखी गई है कि भाई तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है ऐसा हो जाए, तो यानी हेतु भविष्यत काल। अगले में चलते हैं। अगले में हमसे पूछा है निम्न में से कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो कृतवाच्य यहाँ पर क्या है, कृतवाच्य। कृतवाच्य का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ कृतवाच्य में क्या होता है कि काम को करने वाला कर्ता होता है, यानी जो काम करता है वो कर्ता करता है, और कर्ता के अनुसार ही हमारे पास क्रिया आती है। क्या आती है, क्रिया आती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कुत्ता भाग रहा है। तो कौन भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है। यानी अगर हम प्रश्न करें और हमें कौन का जवाब मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास कृतवाच्य होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अभी हमारा एक सेक्शन कंप्लीट होता है 20 क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट के 20 क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है निम्नलिखित से संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है। देखिए, संबंध का मतलब होता है, देखो संबोधन यानी संबंध कारक के अंदर क्या आता है, जो और सो। हमारे पास जो और सो क्या है, हमारे पास ये हमारा संबंधवाचक कारक है। जैसा तैसा आ जाए, जो सो आ जाए, वो हमारे किसके अंदर आएंगे, संबंध वाचक सर्वनाम के अंदर। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है हमारा ऑप्शन 4, मैं जो कहूँगा तुम वह मानोगे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य कौन सा है, पैसा साध्य नहीं है किंतु साधन है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हमें दिए गए वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तन करना है।
तो यहाँ पर चूंकि सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल गई। क्या हो जाएगा? सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गई। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा है वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारे पास आप कहाँ जा रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। तो शेरशाह सूरी एक बहादुर बादशाह था। क्या था हमारा? बहादुर बादशाह था। तो ये हमारा जो है विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य में का क्या मतलब होता है? एक ऐसा वाक्य जिससे हमें कुछ जानकारी मिलती हो। क्या हो? कुछ जानकारी मिले उसे हम क्या कहते हैं? विधान। विस्मय आदि बोधक वाक्य में क्या होता है? जहाँ पर हमें एक तो इस तरीके का वाक्य के अंदर साइन मिल जाए, दूसरा क्या होता है कि वहाँ पर शोक, आश्चर्य, हर्ष, इस तरीके की मतलब फीलिंग टाइप्स का कुछ पता चलेगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कि जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो अथवा अनेक उद्देश्यों का सभी विधेयों से समान संबंध हो उसे क्या कहते? उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से मुहावरा बगले झाँकने का क्या अर्थ है? बगले झाँकने का मतलब है हमारे पास लज्जित होकर इधर उधर देखना। क्या करना? लज्जित होकर इधर उधर देखना। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शोभा बढ़ाना होता है? तो 4 चांद लगना हमारा शोभा बढ़ाना है। बात करते हैं 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी का मतलब कोई चीज सीमित समय के लिए है, यानी कि सीमित अवधि के लिए है। क्या है हमारा? सीमित अवधि के लिए है, मतलब परमानेंट नहीं है कुछ भी चीज़। उसके बाद हम बात करते हैं ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब कभी कभार दिखाई पड़ना। ठीक है कि मतलब बहुत दिनों पर दिखाई पड़ना। फिर जमीन पर पैर न पड़ना। जमीन पर पैर न पड़ने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पर्सन होना। क्या होना? बहुत ज़्यादा पर्सन होना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से मुहावरा सिर से तिनका उतारना का क्या अर्थ है? अब देखिए, सिर से तिनका उतारना मतलब जरा सा छोटा सा तो कार्य था, यानी जरा सा उपकार करना। ठीक है, क्या करना? जरा सा उपकार करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से लोकोक्ति नई नाइन बास का नैना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हमारे पास नए शौक को पूरा करने के लिए अजीब काम करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। ढोल का पोल। ढोल का पोल का हो जाएगा हमारा सिर्फ दिखावा, गुण कुछ नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से लेखक, पुस्तक और उद्धरण के नाम से पहले खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो निम्न शब्द लिखा है ना, निम्न में यहाँ पर मतलब इंस्ट्रक्शन दी गई है कि नीचे जो भी हमें दिया गया है उसमें बताना है। तो ये निम्न जो है हमारा निर्देशक चिन्ह है। क्या है हमारा? निर्देशक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह हमारा ये होता है, अर्ध विराम चिन्ह हमारा ये होता है और अल्प विराम चिन्ह हमारा ये होता है। आगे चलते हैं। आगे हमें बताना है निम्न में से किस वाक्य में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग सही नहीं किया गया है?
तो यहाँ पर जो देवी मुझे शक्ति दो, यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं, यहाँ पर हमें पूर्ण विराम का सही इस्तेमाल करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? पूर्ण विराम का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शैक्षणिक उपाधि और पदों को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा लागू चिन्ह होता है। जैसे कि हम डॉक्टर लिखते हैं, या मान लो किसी ने बीए किया है तो वो उसको बीए ऐसे लिखता है हिंदी में। तो ये जो हमारे पास आए, इसके पास ये हमारा लागू चिन्ह होता है। अल्प विराम, अल्प विराम मैंने बताया था ये वाला होता है। अर्ध विराम क्या होता है? ऐसे होता है। उसके बाद प्रश्न चिन्ह का तो सबके पता है, ये होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास दिया हुआ है गद्यांश, और अब सभी लोग इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम अपने प्रश्नों पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा तीसरा। लोकसभा की कार्यविधि 6 वर्ष है, परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जाता है। अगला है हमारा गद्यांश का उचित शीर्षक, तो कौन सा है हमारा? यहाँ पर लोकसभा हो जाएगा। अगला हमें दिया है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार लोकसभा के कार्य काल के दौरान यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में खालिस्तान तक बढ़ाने का अधिकार है। तो ये अधिकतम 1 वर्ष तक। उसके बाद उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द साक्ष्यांतिक का क्या अर्थ है? साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब क्या होता है? साक्ष्य का मतलब होता है कि वो उस चीज के प्रमाण हैं। तो यहाँ पर साक्ष्यांतिक शब्द से हमारा प्रमाणित शब्द हो जाएगा। अगले शब्द में अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। यदि समय से पहले भंग न किया गया हो तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले 5 वर्ष तक होता है, उसके बाद यह स्वतः भंग हो जाता है। तो हमारा ये प्रश्न पत्र यही समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच।